साथियों, 5 मई 2023 को चिकित्सा विभाग द्वारा बोनस अंक का प्रावधान लागू करते हुए आज दिनांक को 2 बड़ी भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें आयु की गणना के बारे में चर्चाएं बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, जिसमें 50 वर्ष से ऊपर जो पहले से लगे हुए संविदा कार्मिक या एनजीओ के मार्फत लगे हुए कार्मिक, 108 एम्बुलेंस कार्मिक और प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा लगे हुए कार्मिकों के लिए खतरा मंडरा रहा है। ये आयु गणना तो आगे भी अन्य विभागों में भी जरूर लागू होगी, जब सरकार बोनस अंक के आधार पर इन संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करती है तो, क्योंकि सरकार इस चिकित्सा विभाग द्वारा बोनस अंक का प्रावधान लागू कर आज नर्सिंग भर्ती व फार्मासिस्ट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस आधार पर ये स्पष्ट हो गया है, जो भी संविदा कर्मी हैं उनको अगर स्कैनिंग कमेटी नियमितीकरण करेगी तो बोनस अंक के आधार पर ही नियमित करेगी, ना कि स्कैनिंग कमेटी द्वारा फिर से नया पद सृजित करते हुए उन्हें अलग से पद देते हुए उस विभाग में नियमित करेगी। ऐसा कदापि नहीं होना है, क्योंकि सरकार संविदा कर्मियों के लिए भी 60 वर्ष का आयु मानते हुए सेवा रखने का निर्देश दे चुकी है और संविदा नियमों में 9, 18, 27 वर्ष का रूल भी लागू कर दिया है, जिसमें मानदेय का भी निर्धारण 9, 18, 27 के आधार पर कर चुकी है। अब जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के संविदा कार्मिक हैं उनको नियमितीकरण में खतरे की घंटी बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी वो आप इस स्क्रीन में जो आयु की गणना देख रहे हो, इस आधार पर अवश्य उन संविदा कर्मियों को आयु में घाटा जरूर मिलना है, यानी कि आयु में वो सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें उसी पद पे बने रहना पड़ेगा। तो चलिए हम इस आयु की गणना का फॉर्मूला समझते हैं। उस आधार पर आप स्वयं अंदाज़ा लगा लें कि आपकी उम्र कितनी है और आगे सरकार नियमित करती है तो क्या हम उस नियमित की पात्रता यानी उस आयु की पात्रता में शामिल है या नहीं। तो चलिए, पहला पॉइंट है कि आयु की गणना 1/1/2024 के आधार पर मानकर की जाएगी। ये सत्य बात है, सरकार अगर नियमित करती है, चाहे वो बोनस अंक के आधार पर हो या अन्य किसी प्रक्रिया के, आयु की गणना एक नए वर्ष से मानी जाएगी। अगर उस नए वर्ष से पहले अगर वो 60 वर्ष की श्रेणी में आ गए, यानी अगर उसका उम्र 60 वर्ष हो रहा है, जैसे मान लो अगर आयु की गणना 1/1/2024 मानी है, अगर किसी संविदा कार्मिक की अगर 31 दिसंबर 2023 को उसका 60 वर्ष हो रहा है तो वो इस आयु की गणना में नहीं शामिल होगा, वो स्वतः ही सेवानिवृत्त कर्मचारी माना जाएगा। हाँ, उसे संविदा नौकरी जरूर 31 दिसंबर 2023 तक मिलेगी, उसके बाद में उसे सेवानिवृत्त कर्मचारी माना जाएगा। क्योंकि अगर सरकार आयु की गणना 1/1/2023 करती है तो ज़रूर वो नियमितीकरण की या बोनस अंक की भर्ती में शामिल होगा और 1 वर्ष वो नियमित कर्मचारी कहलाएगा। तो वो आयु की गणना वो सरकार पर डिपेंड करेगी। दूसरा है, आवेदक की जो जन्म तिथि है वो सेकेंडरी की अंक तालिका, अगर सेकेंडरी अंक तालिका में अगर वो अंकित न है जन्म तिथि, तो सीनियर सेकेंडरी की जो अंक तालिका है या प्रमाण पत्र है, यानी जिसमें जो जन्म तिथि है वो अंकित होगी, उसका वो प्रमाणित करेगी। तीसरा है, अगर सरकार नियमित करती है तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। तो इसमें ये तो जो नियम है बेरोजगारों के लिए लगेगा, जो संविदा कार्मिक है पहले से लगे हुए हैं उसके लिए ये रूल लागू नहीं होगा। हाँ, अधिकतम की जो उम्र सीमा है वो 40 वर्ष जरूर सभी के लिए लागू होगी। न्यूनतम वर्ष तो जो बेरोजगार है, अगर सरकार फिर वो भर्ती करती है उनके लिए लागू होगी, लेकिन अधिकतम सीमा जरूर संविदा कर्मियों या प्लेसमेंट एजेंसी के कार्मिक है उनके लिए लागू होगी। अब बात आती है 4 नंबर पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी आधार पर संविदा कर्मियों को नियमित या बोनस अंक की भर्ती में शामिल लेने का मौका मिलेगा। तो जिसमें देखो, पहला क्रम संख्या पहला है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। सॉरी, इसमें साथ ही अति पिछड़ा यानी SBC और EWS भी शामिल है, वो भी पुरुष अभ्यर्थी, उनको 5 वर्ष, यानी कि अधिकतम उम्र 40 वर्ष है, तो बाकी जो पुरुष हैं कैटेगरी वाइज
उनकी 5 वर्ष जोड़ते हुए 45 वर्ष, यानी कि सभी पुरुष 45 वर्ष की उम्र में शामिल हैं, चाहे वो संविदा कार्मिक हो चाहे कोई हो। लेकिन अभी मैं सिर्फ बेरोजगार के लिए ये फॉर्मूला बता रहा हूँ कि संविदा कार्मिक का अलग से भी एक पॉइंट है, इसमें आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, उसमें अलग से जो आगे पॉइंट आएगा वो संविदा कार्मिक और जो प्लेसमेंट एजेंसी या किसी अन्य जो सेवा दे रहे हैं उनके लिए अलग से पॉइंट आएगा, उसके आधार पर हम फिर गणना करेंगे। अभी सिर्फ बेरोजगार की संबंधित हम कर रहे हैं, जिसमें अधिकतम आयु सीमा 40 है, और जो बेरोजगार इस कैटेगरी में शामिल होते हैं जो भी पुरुष, उसे 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और सामान्य वर्ग की महिला है उसे 5 वर्ष की छूट, यानी कि 45 चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो 45 वर्ष की छूट मिल चुकी है। जो सामान्य वर्ष के अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं उन्हें अधिकतम सिर्फ 40 वर्ष की ही छूट मिलेगी, जो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आते हैं। 3 नंबर है जो SC ST और OBC SBC और ईडब्ल्यूएस की जो महिला आवेदक रहेगी, बेरोजगार रहेगी, उन्हें 10 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि 40 + 10 50 वर्ष की उन्हें छूट मिलेगी। और विधवा और जो परित्यक्ता है उन्हें कोई आयु सीमा में छूट नहीं दी गई है, अधिकतम आयु सीमा उनके लिए लागू नहीं है। और 5 नंबर पॉइंट है जो भूतपूर्व सैनिक है उन्हें 15 वर्ष की छूट दे है। तो साथियों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 और 7 की। 6 नंबर पॉइंट है जो दिव्यांग है उनके संबंधित है, उनको आयु सीमा की छूट 5 वर्ष दे होगी। अब ध्यान रखें, अगर कोई संविदा कार्मिक है, अगर वो विकलांग है तो उसे अलग से 5 वर्ष की छूट भी ज़रूर मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिव्यांग की कैटेगरी अलग मानी गई है। चाहे वो अगर SC का है तो उसे दिव्यांग की भी छूट मिलेगी, यानी कि जैसे मान के चलो अगर कोई SC का दिव्यांग पुरुष है तो 40 + 5 तो उसे SC का जोड़ेंगे तो 45 हो गए, +5 उसके दिव्यांग का आयु का छूट मिलेगा, तो यानी कि उसे जैसे 50 वर्ष की वो कैटेगरी में आएगा। ये बात करता हूँ मैं बेरोजगार की। संविदा कर्मी की मैं आगे अलग से बात करूँगा। 7 नंबर पॉइंट है जो संविदा कर्मियों के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो कार्मिक पहले से लगे हुए हैं उनके संबंधित। उन कार्मिकों को जो आप इस स्कीम में पढ़ सकते हो कि विज्ञापित पद पर उनके कार्य अनुभव की अवधि सीमा तक अधिकतम 5 वर्ष की आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं हम फॉर्मूले की कि किस कैटेगरी का संविदा कार्मिक नियमितीकरण की श्रेणी में आएगा, यानी कि अगर सरकार बोनस अंक के आधार पर अगर भर्ती करती है, नियमित पदों पर उनका एडॉप्ट करती है स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा, तो क्या वो संविदा कर्मी नियमितीकरण की उम्र सीमा में शामिल होगा या नहीं, वो हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो साथियों, जैसे SC का एक संविदा कर्मी है जिसकी वर्तमान में उम्र है 55 वर्ष, ठीक है। सरकार मान के चलो आधार आयु गणना का आधार दिनांक मानती है 1/1/2023, ठीक है। अब उस SC संविदा कर्मी को कितने वर्ष तक उसे लाभ मिल सकेगा बोनस अंक की भर्ती में, यानी उसका कितना उम्र हो चुका है कि वो उस बोनस अंक भर्ती में शामिल होगा या नहीं। तो 40 वर्ष तो हो गई एक नॉर्मल अभ्यर्थी के लिए, +5 वर्ष उसे कैटेगरी का छूट मिलेगा, यानी 5 वर्ष, क्योंकि SC का पुरुष है तो 5 वर्ष उसे कैटेगरी छूट मिल गई, +5 वर्ष उसे अनुभव का, यानी जो कार्य कर रहा है उस कार्य के अनुभव का 5 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी कि वो हो गया 50 वर्ष, ठीक है। लेकिन वर्तमान में उसकी उम्र कितनी है? 55 वर्ष, यानी कि वो इलिजिबल नहीं कहलाएगा। ऐसी आप गणना समझ सकते हो। हाँ, अगर वो विकलांग है तो +5 वर्ष उसे और मिलेंगे। SC का अगर कोई पुरुष विकलांग है संविदा कार्मिक तो उसे 5 + 55, तो वो इलिजिबल होगा बोनस अंक की भर्ती में या नियमित की भर्ती में। तो ये गणना हो गई। ऐसे ही हम गणना अगर OBC की करते हैं, तो अगर मान लो कोई OBC का पुरुष है, उसकी उम्र अगर मान के चलो 52 वर्ष है, ठीक है, तो जो नॉर्मल है 40 वर्ष रखा है, +5 वर्ष उसे अलग से कैटेगरी मिलेगी, जो OBC की है वो छूट मिलेगी, +5 वर्ष उसे अनुभव का मिलेगा, यानी कि कितने हो गए? 50 वर्ष हो गए। 50 वर्ष से भी वो इलिजिबल
नहीं कहलाएगा बोनस संघ की भर्ती में। अगर वो विकलांग होगा तो ज़रूर वो 55 वर्ष का कहलाते हुए उस कैटेगरी में शामिल हो सकेगा। तो ये बड़ी बात है। तो मान के चलो अगर 40 प्लस 5 वर्ष एससी का कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी का कैटेगरी हो, प्लस 5 वर्ष उसके जो पूर्व का जो कार्मिक है, अगर लगा हुआ कार्मिक है, उसको जोड़ते हुए 50 वर्ष तक अगर जो वर्तमान में उम्र रखता हो, आयु रखता हो, वो नियमित की श्रेणी में आएगा। वो स्कैनिंग कमेटी की जो बोनस संघ की भर्ती है उसमें आएगा। उससे ऊपर के जो कार्मिक हैं उन्हें इसमें लाभ नहीं मिल पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप गणना इस स्वयं भी इस आधार पर कर सकते हैं। हाँ, अगर विकलांग है तो 5 वर्ष अलग से और जोड़ लें, 55 वर्ष का मानते हुए वो इस कैटेगरी में आएगा। तो संविदा कर्मियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, जो उन्हें आगामी वर्षों में अगर सरकार भर्ती करती है या बोनस संघ के आधार पर भर्ती करती है, नियमित करती है, तो उन्हें ज़रूर संविदा कर्मी को ये सरकार का फैसला अपनाते हुए संविदा कर्मी को उस संविदा नियमों में ही हमेशा के लिए यानी कि 60 वर्ष तक रहना पड़ेगा। बात आती है चयन प्रक्रिया। अब चयन तो आप वो वैसे समझ चुके हैं, क्योंकि चयन सरकार बोनस संघ के आधार पर ही करेगी। यानी कि अगर सरकार संविदा कार्मिकों को नियमित करती है तो बोनस संघ के आधार पर नियमित करेगी। वो भी जो पहले से नियमित पद हैं उन्हीं पदों पर बोनस से नियमित करेगी। बस आपका कार्य का अनुभव है, जो आपका जॉब चार्ट है, उस पद के अकॉर्डिंग होना ज़रूरी है। बाकी ये जो चयन प्रक्रिया है वो कागज़ों के द्वारा होनी है। भाई उसमें आपके अलग से फिर से स्कैनिंग होना है उन कागज़ों का, और जो भी आपके मूल दस्तावेज हैं उनका जांच प्रक्रिया के दायरे में लाकर फिर आपका जो भी कैटेगरी आता है वो इससे संबंधित आपका जाति प्रमाण पत्र है, अन्य आपके जो भी दस्तावेज हैं जिस पद पर बोनस अंक दे होगा उसके आधार पर आपका कागज़ों का सत्यापन करते हुए फिर आपको स्कैनिंग कमेटी के माध्यम से आपको नियमितीकरण का नियुक्ति पत्र दे देगी। तो साथियों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे भी संविदा और बेरोजगार संबंधित न्यूज़ देखने के लिए ज़रूर इस वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।